भारत एक नदियों का देश है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और हिमालय पर्वत से लेकर के कन्याकुमारी तक नदियों का एक जाल सा भारत देश के अंदर बना हुआ है। इन्हीं के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले अध्यायों में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से सिंधु नदी और सिंधु नदी के उद्गम स्थल के ही ठीक पास से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा। और हमने जाना कि भारत की सबसे विशाल अपवाह द्रोणी गंगा का व्यवहार, उद्गम और उसका मुहाना अर्थात समुद्र में विसर्जन कैसे होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी जिसे तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा महानदी, गोदावरी नदी और थोड़ा थोड़ा हम कृष्णा और कावेरी नदी के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। अपवाह के अंतर्गत, अपवाह मतलब एक तरह से सरित प्रवाह हम इसको बोल सकते हैं, नदी तंत्र जिसको बोल सकते हैं। तो हमारे कक्षा 9 का जो अपवाह अध्याय है उसके अंतर्गत भाग 3 हम लेकर आए हैं इसमें प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्मदा नदी, तापी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में। तो चलिए हम आरंभ करते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वे किस तरह की हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ, अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत को नक्शे में देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है, ये जो कत्थई रंग का जो है ब्राउन कलर में, ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। जल विभाजक किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो नदी तंत्रों या दो अपवाह द्रोणियों के बीच की वह उच्च भूमि या वह पर्वतीय क्षेत्र जो दोनों अपवाह द्रोणियों को अलग अलग करता है, विभाजित करता है, जिससे एक अपवाह द्रोणी का जल दूसरी अपवाह द्रोणी से नहीं मिल पाता, उसे हम जल विभाजक कहते हैं। तो इसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत में जो मुख्य जल विभाजक है वह पश्चिमी घाट होता है। कैसे, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो काले रंग के सर्किल में ओवल में दिखाई दे रहा है ये पश्चिमी घाट है। यही प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख जल विभाजक, और इसी वजह से प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ अरब सागर की तरफ ना जा करके ये आती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भाग जो है उसकी अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कैसे, ये देखिए, ये महानदी, ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी और ये कावेरी नदी, ये जो चार बड़ी नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। पूर्व की ओर इनका बहाव है। ये जो चारों नदियां हैं इनका बहाव या प्रवाह ये पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में आकर ये गिरती हैं। इन नदियों की एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां और हिमालयी नदियों के अंतर में, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं अपने मुहाने पर। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा नदी जब समुद्र से मिलती है तो मिलने के पहले अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, मतलब उसकी अनेक वितरिकाएँ निकल जाती हैं और ये पूरा वितरिकाओं से बना हुआ क्षेत्र कहलाता है डेल्टा। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो ऐसी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में ना गिर के विपरीत दिशा में बहती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम की दिशा में बहने वाली भी अनेक छोटी धाराएं हैं। छोटी धाराएं हैं लेकिन सबसे बड़ी धारा जो है वे दो नदियाँ हैं, एक नर्मदा और एक तापी नदी। तो ये देख रहे हैं हम अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा और बैतूल के पास मुल्ताई से निकलने वाली तापी, ये दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं और जा करके अरब सागर में अपना अस्तित्व को विलीन कर लेती हैं। अरब सागर में जाकर ये विसर्जित हो जाती हैं, लेकिन पश्चिम की ओर बहती हैं, ये ध्यान रखिए ये नदियाँ।
बाकी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये दो नदियाँ नर्मदा और तापी नदी ये पश्चिम की ओर बहती हैं और जहाँ पर ये समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, ये हमने आपको बताया। अब यहाँ पर दो चीज़ निकल के आई हैं, एक डेल्टा और एक ज्वार नदमुख। तो डेल्टा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जैसा कि चित्र से भी दिखाई दे रहा है। गंगा नदी के डेल्टा को भी हमने देखा था कि फरक्का बैराज से वो डेल्टा, फरक्का नाम के स्थान से वो डेल्टा बनना शुरू होता है और सुंदरवन यहाँ मेघना का निर्माण करती है, यहाँ पर भागीरथी हुगली गिरती है और एक विशाल क्षेत्र में संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो जब नदी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो उस बनने वाली नदी आकृति को हम बोलते हैं डेल्टा। और ज्वार नदमुख क्या होता है इसको हम चलिए समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर नदी का जलमग्न मुहाना, जहाँ स्थल से आने वाले जल और सागरीय खारे जल का मिलन होता है और ज्वारीय लहरें क्रियाशील होती हैं। इसमें नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों अथवा जल वितरिकाओं में विभाजित ना होकर सिर्फ गहरी घाटी बनाती है, उसे ज्वार नदमुख कहते हैं। अर्थात ये जो पॉइंट जब दिया गया है कि नदियां अपने मुहाने पर कई उपनदियों अथवा जल वितरिकाओं में विभाजित नहीं होती, यदि विभाजित हो जाती है तो ये कहलाता है डेल्टा। अब ये विभाजित नहीं होती तो यहाँ पे देखते हैं ये नदी का जल इधर आ रहा है और समुद्र से उठने वाला ज्वार नदी की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति जब निर्मित होती है जहाँ पर समुद्र का जल और नदी का जल एक दूसरे से मिलते हैं, बल्कि कई बार ये होता है कि ज्वार नदमुख मतलब ज्वार का पानी जो है नदी के मुख में प्रवेश कर जाता है, उस स्थिति को हम ज्वार नदमुख और अंग्रेजी में हम बोलते हैं एस्चुरी। इसको और अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पर कि ज्वार नदमुख ये दिखाई दे रहा है हमको कि समय समय पर ज्वार जब आता है तो इससे पानी व पानी में उपस्थित अन्य ढीला मलबा बाहर समुद्र में खींच लिया जाता है। इस कारण से ज्वार नदी मुखों में साधारण डेल्टा की तरह मलबा एकत्रित नहीं होता, जो नदी तल पर जमा होने से उसे कई धाराओं में बिखरने को मजबूर कर देता है, जिससे कि उन धाराओं के बिखराव को आसानी से पहचाना जाने वाला एक डेल्टा या त्रिकोण या भौगोलिक स्वरूप के रूप में तैयार हो जाता है। डेल्टा कैसे बनता है? यदि ज्वार नहीं उठ रहा है तो क्या होता है कि जब ज्वार नहीं उठता तो नदी के साथ जो मलबा आता है वो समुद्र में जाने के पहले छितरा जाता है, फैल जाता है। तो जहाँ पर मलबा ऊपर उठा होता है वहाँ पर तो पानी नहीं रहेगा, नदी की धार मलबे के बीच में से, सिल्ट के बीच में से, निक्षेप के बीच में से अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती, एक त्रिकोण आकृति बन जाती, वो कहलाता है डेल्टा। जबकि इसके विपरीत ज्वार नदमुख एक ही लकीर में सागर में जल ले जाता है। ये देखिए आप, ये सागर में सीधे आया, कोई मतलब नहीं, कोई लकीर नहीं खींची, यहाँ नदी किसी शाखा में विभाजित नहीं हुई, न इधर गई न इधर गई, न बीच में कोई शाखाएं बनी, सीधे नदी का पानी आया और समुद्र में विसर्जित हो गया। और इधर समुद्र से जो ज्वार उठा ये नदी के मुख में प्रवेश करता है और नदी के अंदर जितना भी निक्षेपण होता है, निक्षेपण के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती, उसको समेट कर ये समुद्र के अंदर बहा ले जाता है और इस वजह से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता और इसी को हम बोलते हैं ज्वार नदमुख। ज्वार नदीमुख समुद्र और नदीय वातावरणों में का मिश्रण होता है, इसलिए इसमें कई प्राणी व वनस्पति पनपते हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं। इसके विपरीत ये देखिए डेल्टा। तो ज्वार नदमुख और डेल्टा का प्रमुख अंतर यह है कि नदी जब अनेक वितरिकाओं या शाखाओं में, देखिए यहाँ दिख रही है, कई शाखाओं में विभाजित हो गई समुद्र में मिलने के पहले, तो ये कहला रहा है डेल्टा। और जब नदी किसी शाखा में विभाजित नहीं हुई, जैसी नदी आई वैसी की वैसी सीधे समुद्र के अंदर डिप, तो वो स्थिति कहलाती ज्वार नदमुख। उसमें क्या होता है, समुद्र से उठने वाली ज्वारीय लहरें नदी के पानी में, नदी के मुख में प्रवेश करके उसके अंदर का निक्षेपण, सिल्ट वगैरह वो भी खींच लेता है अपनी तरफ और ऐसी स्थिति में कई प्रकार की वनस्पति और प्राणी पनपते रहते हैं जो उसके अलावा और कहीं नहीं मिलते हैं। तो अब आपको एस्चुरी और डेल्टा, एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख और डेल्टा का अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नर्मदा द्रोणी के बारे में। ज्वार नदमुख और डेल्टा क्या होता है इसको अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जैसे कि यदि कोई नदी समुद्र में प्रवेश कर रही है या समुद्र में विसर्जित हो रही है, विसर्जित होने के पहले वह नदी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाए तो वह स्थिति कहलाती है डेल्टा। लेकिन जब नदी अपनी शाखाओं में विभाजित नहीं होती और सीधे जैसे बहते हुई आ रही है वैसी की वैसे सीधे
चली जाए समुद्र के अंदर तो वह स्थिति कहलाती है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख की स्थिति में जो समुद्र के ज्वार उठते हैं वे नदी के मुख में प्रवेश करते हैं, मुहाने पे प्रवेश करते हैं और नदी के अंदर का जो सिल्ट होता है वो खींच के समुद्र में मिला देते हैं और उस क्षेत्र में फिर कई प्रकार की कीमती और दुर्लभ वनस्पतियां और प्राणी पनपते रहते हैं। तो ये आपने अंतर समझ लिया ज्वार नदमुख और डेल्टा के बीच का। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी द्रोणियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है नर्मदा नदी की द्रोणी। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ये जो आपको अनूपपुर दिख रहा है ना, ये जिला अनूपपुर, ये अनूपपुर जिला, यहाँ पर इसको अपन थोड़ा सा मैग्नीफाइंग करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी के बीच में एक बहुत सुंदर तालाब सरोवर बना हुआ है इस तरह का, इसको हम नर्मदा मंदिर बोलते हैं। इस नर्मदा मंदिर के बीच में ये यहाँ पर ये स्थान ये लिखा हुआ है श्री नर्मदा उद्गम। ये नर्मदा का उद्गम स्थल का ये नर्मदा कुंड है, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और इसके बाद यह पश्चिम की दिशा में भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। भ्रंश घाटियों से होकर बहती है और समुद्र तक जब ये पहुँचती है तो रास्ते में बड़े सुंदर और दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। इन्हीं में से एक अच्छा स्थल जबलपुर के निकट भेड़ा घाट है। वहाँ पर संगमरमर की चट्टानों के बीच यह नदी जो है गहरे गार्ज के साथ बहती है और तीव्र ढाल में एक जलप्रपात का निर्माण करती है। उस जलप्रपात को बोलते हैं हम धुआंधार वाटरफॉल या धुआंधार प्रपात। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ये धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है ना, आगे देखते हैं भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जैसे ये दिख रहा है आपको चित्र में, ये जो है यहाँ पर ये चट्टान है, ये बीच में धंस गई है। तब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। तो ये इस तरफ खिसकेगा और ये वाला इस तरफ खिसकेगा, हजारों लाखों वर्षों की प्रक्रिया के स्वरूप। तब यहाँ पर बीच में एक बहुत गहरी घाटी का रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। तब इसका निर्माण होता है। ये भ्रंश घाटियाँ लंबी, सकरी और गहरी होती हैं। जर्मन भाषा में इन्हें ग्राबेन कहते हैं। देखिए नर्मदा नदी इस तरह बहती है, जब ये इधर और ये इधर हो जाती तो बीच में ये जो है बहुत गहरी खाई की तरह निर्माण हो जाता है और इसी तरह की भ्रंश घाटी से बहती हुई हमारी नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, बहुत बड़ी सहायक नदी इसमें नहीं मिलती है। इनमें से ज़्यादातर नदियां नर्मदा नदी में समकोण पे आकर मिलती है, मुख्य धारा से सीधे मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में फैली हुई है। ये प्रमुख नदियां देखिए आप यहाँ पे शेर, बारना, शक्कर, दुधी, तवा, कोलार, महेश्वर, मान, हिरन और इस तरह की नदियां हैं। चंद्रकेशर देवास के पास ये नदियां नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे योजना की तर्ज पर नमामि देवी नर्मदे योजना आरंभ की है। इस बात को आप ध्यान रखिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना आरंभ की है, तो इसका उत्तर होगा नमामि देवी नर्मदे परियोजना। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तापी परियोजना के बारे में या तापी द्रोणी के बारे में। परियोजना अलग चीज हो जाती है, हम बात कर रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत तापी द्रोणी की। तो तापी का जो उद्गम स्थल है वह भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा की श्रृंखलाओं के मध्य से होता है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। अब आपको भ्रंश घाटी किसे कहते हैं ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं है कि जब दो चट्टानें तनाव जनित बल के कारण समय के साथ साथ दूर हो जाती हैं तो बीच में गहरी खाई बन जाती है, खड्डे जैसी स्थिति बन जाती है, उसके बीच से नदी बहती है। तो ये जो नीले रंग की नदी दिख रही है ये नदी है तापी नदी। ये नदी नर्मदा के समानांतर बहती है, नर्मदा से इसकी लंबाई छोटी है। तापी नदी की जो द्रोणी है वह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक सकरा है। तो ये देखिए अरब सागर यहाँ पर आ गया और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अगर हम देखते हैं पश्चिमी घाट कहाँ पर है तो ये है पश्चिमी घाट। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का ये जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पश्चिमी घाट है पूरा, और ये जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है ये सर्किल में, ये बहुत ही सकरा, बहुत ही संकीर्ण है।
इसलिए यहाँ पर नदियों को समुद्र तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी तय नहीं करना पड़ती और यही कारण है कि इन नदियों की लंबाई बहुत कम होती है। यदि कभी एग्ज़ाम आता भी है कि पश्चिम की ओर बहने वाली या प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट की तरफ बहने वाली नदियों की लंबाई कम क्यों है, तो इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि उनको बहने के लिए धरातल उतना उपलब्ध नहीं है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का मैदान बहुत सकरा है, छोटा है। इसलिए पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ जो हैं वे हैं साबरमती, माही, भारतपूजा और पेरियार। इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ नाम है, एग्जाम में आता भी है तो सिर्फ यही आता है कि नर्मदा और ताप्ती की तरह पश्चिम की दिशा में बहने वाली अन्य छोटी नदियाँ कौन सी हैं, तो वे नदी हैं साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, कई बार ये बोलते हैं कि नर्मदा एकमात्र नदी है या तापी एकमात्र नदी है जो पश्चिम की ओर धारा के विपरीत बहती है। तो अगर ऐसा आपसे कोई बोले तो आप उनको इन नदियों के नाम भी बता दें कि नर्मदा अकेली नदी नहीं, नर्मदा अकेली नदी द्रोणी ऐसी नहीं है जो पश्चिम की तरफ बहती है पूर्व दिशा से निकलकर, बल्कि तापी भी बहती है और साथ में ये 4 नदियाँ और हैं, साबरमती, माही, भारतपूजा और पेरियार। हाँ, नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है और इसका पौराणिक और धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि यह संसार की एकमात्र नदी है जिसकी मानव के द्वारा परिक्रमा की जाती है। ठीक है ना, तो ये तापी नदी द्रोणी के बारे में जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये जो पश्चिम की दिशा में बहने वाली और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो साबरमती नदी जो है वह गुजरात और राजस्थान की नदी है, इसकी अपोह द्रोणी गुजरात राजस्थान में है। माही नदी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत आती है। भारतपूजा नदी केरल और तमिलनाडु में, जबकि पेरियार नदी केवल केरल राज्य की नदी है। अब हम बात करते हैं गोदावरी द्रोणी की। तो गोदावरी नदी का वही महत्व है दक्षिण भारत में जो उत्तर भारत में गंगा नदी का है और यही कारण है कि गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं भारत के नक्शे में तो ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा है गोदावरी का और ये हमने इसको गोदावरी नदी तंत्र को नक्शे के माध्यम से बताने की कोशिश की है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती पश्चिमी घाट की ढाल से है, लेकिन बहती पूर्व की दिशा में है और लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये। और 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंत में यह अपने आप को बंगाल की खाड़ी में ले जाकर विसर्जित कर देती है। मतलब गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में यह एक ऐसी नदी है जिसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, नदी द्रोणी का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में। यदि एग्जाम में आता है कि गोदावरी नदी द्रोणी का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में है तो उत्तर आएगा महाराष्ट्र राज्य में, इसका सबसे बड़ा भाग है 50%। इसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी यह इस नदी द्रोणी का प्रभाव है या प्रवाह है। कैसे है इसको हम आगे देखते हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों से सहायक नदियां आकर इस नदी में जलराशि को बढ़ाती हैं। इसलिए हम इस अपवाह द्रोणी को, गोदावरी नदी द्रोणी को मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक इसका विस्तार मानते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि सहायक नदियों का व्यवहार इसके साथ किस तरह से है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये गोदावरी नदी यहाँ पर है जो आपको ये दिखाई दे रही नक्शे में, गोदावरी नदी। अब इसमें ये नदी आती पूर्णा, ये पूर्णा नदी सीधे आके गोदावरी नदी से मिल जाती है, जबकि पेनगंगा आगे बढ़ती है और ये वर्धा नदी से जाकर मिल जाती है। फिर जब वर्धा नदी आगे बढ़ती है तो इस वर्धा नदी में वेनगंगा नदी जो मध्य प्रदेश की सिवनी से निकलती है वह आके मिल जाती है। फिर वर्धा और वेनगंगा दोनों मिलके प्राणहिता नाम से, नए नाम से बहती हैं। अच्छा, इसके पहले आप बताइए मेरे को कि ऐसी कौन सी नदी है जिन दो नदियों के मिलने से एक नया नाम बनता है। हमने उत्तर भारत में पढ़ा था। जी हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में मिलती है तब उसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। तो इसी तरह से यहाँ पर वर्धा और वेनगंगा नदी जब आपस में मिल जाती हैं तब इस नदी का नाम हो जाता है प्राणहिता नदी। और
राइट बैंक से मांजरा नाम की नदी इसके साथ में मिल जाती है। ये नदियाँ, इतनी सारी नदियों को मिलने के बाद इसका आकार और विस्तार बढ़ जाता है और बड़े हुए इस आकार और विस्तार के कारण इस गोदावरी नदी को, बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है, इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई हमारी गोदावरी नदी द्रोणी। इसको लेकर के अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसके बारे में और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपके क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से यह जानकारी पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं महानदी द्रोणी के बारे में। महानदी द्रोणी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है और यह उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 860 किलोमीटर है और इस नदी का अपवाह द्रोणी जो है पूरा, वह महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र दिख रहा है, यहाँ की सहायक नदियाँ इससे आके मिलती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तो है ही, उड़ीसा और झारखंड, इन 4 राज्यों में, हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में अपवाह द्रोणी आंशिक रूप से है, लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसकी अपवाह द्रोणी का विस्तार अधिक है। तो ये हो गई हमारी महानदी की द्रोणी। इसके बाद कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी यहाँ से लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये सकरा घाट है तो अरब सागर में नहीं गिरती है नदी। कृष्णा नदी अरब सागर में ना गिर के, चूंकि उसका ढाल पूर्व की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो ये 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित होती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी सहायक नदियां हैं और नक्शे को देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है ना, तेलंगाना भी इसमें जुड़ गया है। इस तरह से कृष्णा नदी द्रोणी के बारे में आप लोगों ने जाना और अब अंत में देखते हैं हम कावेरी द्रोणी को। कावेरी भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। ये देखिए, ये नदी भी इसी तरह से पश्चिमी घाट से निकल के और बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित होती है। इसकी प्रमुख नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। इन बड़ी नदियों के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। उनके नाम हैं दामोदर, ब्रह्माणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा आदि। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा। अब हम आपको बता दें, क्या आप जानते हैं कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित बिजली से मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार की सोना की खदानों को भेजी जाती है। जो बिजली बनती है इस प्रपात से, ये इन क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। अब ज्ञात कीजिए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा जलप्रपात है महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसे जोग या गरसोप्पा के नाम से जाना जाता है और यह कर्नाटक की शरवती नदी पर बनता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल से ढका है, 71% भाग पे जल है, लेकिन इसमें भी 97 भाग जो है वह पानी का खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। विश्व में केवल 3% स्वच्छ जल है जिसका उपयोग पीने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उस 3% में भी 3/4 भाग हिमानियों के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। यानी हमारे लिए पीने के लिए बहुत कम मात्रा में जल उपलब्ध। तो इस प्रकार आप लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को बहुत अच्छे से देख और समझ लिया है। आपको मैं बता दूं कि जो छोटी छोटी नदियां बाद में जो हमने पढ़ी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, चूँकि कोर्स में भी नहीं है। लेकिन आपको इन नदियों के बारे में एक चार्ट बनाना है, जो हम आगे आने वाले टाइम में जब क्वेश्चन आंसर इस पार्ट के सॉल्व करेंगे तब आपको बता देंगे। उसमें चार्ट ये बनाना है कि नदी का नाम, उद्गम स्थल, नदी की दूरी, विसर्जन स्थल और सहायक नदियाँ। इतना अगर आपने इन 3-4 नदियों जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, बाकी सभी नदियों के बारे में अपन ने डिटेल पढ़ लिया है, लेकिन इनका अगर आप इस तरह से चार्ट बनाकर याद कर लेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम झीलों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए आप लोग इसे देखिए, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए,
और यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपके मित्रों के साथ शेयर करने लायक है तो वीडियो को अपने मित्रों के बीच में भी ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो एक बार फिर से निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।